ये शॉर्ट नोट्स बार बार पूछा गया। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अब पीछे देखिएगा, स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। अच्छा, अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट्स आ जाए राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है, इसका मतलब हम राज्य के छोटे रूप हैं। वी आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेट एंड स्टेट इज अ लार्जर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? राज्य में 3 वर्ग, व्यक्ति की आत्मा में 3 क्लास। जैसी विशेषताएं व्यक्ति की वैसी विशेषताएं राज्य की। जो व्यक्ति के लिए न्याय है कि व्यक्ति को अपने मूल गुण के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन पूरे समाज पर किसका नियंत्रण रहेगा? रीजन का। समाज पर नियंत्रण एपेटाइट का नहीं होगा, नहीं है। एपेटाइट वाला काम अपने हिसाब से करेगा जिस समाज पे। अच्छा, आपके जीवन पर भी, अब मान कोई उत्पादक है तो आपके जीवन पर जब भावना का नियंत्रण हो जाएगा तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जीवन पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? विवेक का। यही शॉर्ट नोट्स है, यही बात लिखनी है। सोल क्लास आ जाए तो यही बात लिखनी है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? एक नाम बदल देगा, राइट अ सोल एंड क्लास, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ऐसे आप शॉर्ट नोट्स लिखो, बात तो वही लिखनी है। लेकिन अगली बात, अगला पॉइंट, ये स्पष्ट है, वही सारी बात लिखनी पड़ेगी। अगला हेडिंग बस केवल चेंज कर सकते हैं, बस हेडिंग चेंज कर लीजिए। प्लेटो में विवेक का प्रभाव, द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन इन प्लेटोनिक थॉट। प्लेटो के चिंतन में विवेक का प्रभाव, द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन इन प्लेटोनिक थॉट, पहला पॉइंट। उसने परंपराओं को, प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया। He never accepted the traditions, customs. उसने परंपराओं को, प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया। He never accepted customs, traditions. अच्छा, वो कस्टम ट्रेडिशन को मानता क्यों नहीं? कुछ गेस कर सकते हैं क्यों? क्योंकि अब इतनी बात पढ़ चुके हैं तो याद है फिलोसफर की एक ही बात दूसरी जगह आ जाएगी। वो क्यों कस्टम को नहीं मानता, ट्रेडिशन क्यों नहीं मानता? वो क्यों? क्यों? जो कस्टम और ट्रेडिशन होंगे वो बदलते रहते हैं, एक जैसे होते हैं? सच क्या है, जो बदलता रहता है या एक जैसा होता है? क्या होता है? एक जैसा होता है। इसलिए नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट और इग्नोरेंस? कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है? अज्ञान का परिणाम है। कस्टम एंड ट्रेडिशन इज अ फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए उसने कहा ये सब बदलते रहते हैं, इसलिए कस्टम को नहीं मानता, ट्रेडिशन में, बिकॉज चेंज होता रहता है। उसमें विवेक की कोई बात नहीं है, विवेक की बात नहीं है। इसलिए पहला, उसके अनुसार परंपराएं और प्रथाएं अज्ञान का परिणाम है। customs and tradition are the result of ignorance. परंपराएं और प्रथाएं अज्ञान का परिणाम है। इट इज रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस। इसीलिए ये वास्तविक नहीं है, दे आर नॉट रियल। अब बताइए, अब इससे केव वाला एग्जाम्पल अब जोड़ सकते हैं नहीं? भाई केव वाला एग्जाम्पल जोड़ा जा सकता है कि नहीं? तो परंपरा प्रथा मानना गुफा के अंदर रहना या बाहर? अंदर। तो हर जगह जैसे जब लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि प्लेट को एक शब्द को कहीं भी यूज कर दीजिए, ये मेंस में लिखने की बात होती है।
ऐसा नहीं कि अपने जो आपने कहा कि शैडो और रियलिटी एक जगह पढ़ा उसको एक ही जगह लिखना नहीं है। ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम एंड अगेन, कहीं वो लिख दिया कहीं दूसरा लिख दिया, यहां भी फिर वही बात होगी। अगला, उसके अनुसार विचारों की दुनिया वास्तविक सत्य है। उसके अनुसार कहा, फॉर हिम द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज द रियलिटी। उसने कहा कि विचारों की दुनिया वास्तविक सत्य है, जो विवेक है, विच इज द प्योर रीजन। विचारों की दुनिया वास्तविक सत्य है जो विवेक है, और इसीलिए रिपब्लिक में उसने लिखते हुए कहा, देयरफॉर ही रोट इन रिपब्लिक, उसने रिपब्लिक में लिखते हुए कहा कि दार्शनिक राजा का विवेक द रीजन ऑफ फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रीजन ऑफ ए फिलोसफर किंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ, एनी ऑर्डिनेंस और लॉ, जो किसी भी विधि अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका सीधा सा मतलब है अगला, इसीलिए प्लेटो ने रिपब्लिक में संविधान और विधि को महत्व नहीं दिया। Therefore, Plato never accepted the importance of constitution and law. उसने संविधान और विधि को कभी महत्व नहीं दिया, बल्कि दार्शनिक राजा के शासन को स्वीकार किया। He never accepted law and constitution, but accepted the idea of philosopher king. उसने दार्शनिक राजा के विचार को स्वीकार किया। इसलिए उसने कहा कि विधि, संविधान, ये सब बेकार चीजें हैं, विवेक का शासन होगा। और ये विवेक कौन होगा? फिलोसफर किंग। और जब समाज में विवेक का प्रभाव होगा, अपने आप न्याय होगा, अपने आप समाज में न्याय की व्यवस्था रहेगी। आपको लगता नहीं कि व्यवस्था कुछ ऐसी है जैसे हमारे पुराने वर्णाश्रम था? वैसे कुछ प्लेटो कह रहा है। तो उसने कहा कि देयर आर 3 क्वालिटी ऑफ अ सोल। अब उसने इसलिए विवेक को नहीं माना। रिपब्लिक में जो बार बार कर रहा हूं, बाद में उसने कुछ मॉडिफाई किया है, और प्लेटो रिपब्लिक के लिए ही जाना जाता है, बाकी के लिए नहीं। उसने विधि को नहीं माना। तो आप जानते हैं फिर उसने कैसे कहा कि रीजन कैसे होता है, फिर शिक्षा के द्वारा, साम्यवाद की प्रवृत्ति के द्वारा सारी बातें वही रिपीट हो जाएंगी। भाई रीजन तो प्राकृतिक है, लेकिन उसके लिए शिक्षा है जो उसे प्रकट करती है। रीजन कोई दे नहीं सकता, शिक्षा उसको बाहर कर देती है। शिक्षा विशेषता है जो आपकी मूल विशेषता, उसको बाहर कर देना। अंतिम बात, यहां तक कोई समस्या हो तो आप पूछिए। अगर अंतिम न्याय में अंतिम बात, न्याय में जो अंतिम बात मैं बताने जा रहा हूं, सारी किताबों में वही बात आप पहले पढ़ते हैं, उसको कभी भी उसको लिखना, उसको एक लाइन में समेटिए। अब ये लिखने का आपको तरीका है, तो वो तो पूछी नहीं जाएगी, पहले आज तक नहीं पूछा गया है, फिर भी हम किसी चीज छोड़ते नहीं कि मान ली कोई पूछ ही लिया तो आपके पास जवाब होना चाहिए। तो प्लेटो ने जब अपना विचार दिया, अच्छा प्लेटो जब मंदिर जाता था, अच्छा उस समय
ग्रीक एज में धर्म का मतलब था कि इट वाज वर्शिप ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन रिवर्स। तो ऐसा सिस्टमेटिक रिलीजन नहीं था जैसा कि आजकल है। तो प्लेटो जब रिपब्लिक उसे लिख रहा था, रिपब्लिक की पूरी फॉर्म उसने डायलॉग में लिखी है। और डायलॉग का मतलब है, जैसे मैं कहूं पहले आप बताओ न्याय का मतलब क्या होता है, उसने ऐसा नहीं लिखा यूनिफॉर्मली कि ऐसा ऐसा ऐसा। उसकी पूरी रिपब्लिक डायलॉग फॉर्म में है। डायलॉग का मतलब है कि हमने कहा, जैसे मैं आपसे पूछूं आप बताओ न्याय क्या है, आपने कहा ये है ये है ये है, तो हमने उससे कहा ये नहीं है ये नहीं है ये है। दैट इज अ कन्वर्सेशन। तो प्लेटो वाज कन्वर्सेटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। और आपको बता दें, प्लेटो के समय क्या सब ऐसे नैतिक आध्यात्मिक थे क्या? प्लेटो के समय सब अविवाहित थे? नहीं थे। और प्लेटो ने तो इतना तक कह दिया, मेरे राज्य की, आदर्श राज्य की जनसंख्या, रिपब्लिक की जनसंख्या 5040 होगी, 5040। उसे पूछा, अरे भाई ये कैसे, अगर जनसंख्या बढ़ गई तो? उसका नया राज्य बनाया जाएगा। जनसंख्या कम हो गई तो उसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा जनसंख्या बढ़ाओ। अब किसी राज्य की जनसंख्या फिक्स कर देना, इट वॉज आइडियल। 5040, जरा सोच के देखिए, वो राज्य होगा या गांव होगा? 5040, इवन इट्स स्मॉलर पॉपुलेशन देन ए विलेज। लेकिन उसने कह दिया ये बात, इसलिए उसका रोमांटिक कल्पना था ही। वो फैंसी फ्लाइट ले रहा था, कल्पना की उड़ान, रोमांटिसिज्म। लेकिन जब उसने बात कही, अपना पूरा न्याय का विचार दिया, उसने डायलॉग किया, उसके जो दोस्त थे, और उसने दोस्तों का नाम बता दें और एक लाइन में की बात आपको बता दें, वो इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, किताबों में वही पहले आती है। और न एग्जाम में अभी तक तो आईएएस में कभी नहीं पूछा गया। अब हमने कहा बेसिक आप उसके मान ली कहीं पूछ लिया जाए, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 99% नहीं पूछा जाएगा। तो लास्ट में अभी तक जो आपने अगर पढ़ा हो तो बताइए, प्रॉब्लम हो तो, यहां तक जो जस्टिस में आप पढ़ा, जब क्वेश्चन अभी मैं उसका बाद में जवाब दूंगा, और इसके बाद हम प्लेटो को क्रिटिसिज्म देखेंगे, हम आलोचना भी थोड़ा देख लें कि क्या प्लेटो ने जो कहा कितना सही है कितना गलत है। बताइए क्या करें, क्या तो आपने कहा? अच्छा प्रोड्यूसर, नहीं नहीं प्रोड्यूसर के पास होगा, सोल्जर के पास नहीं। सोल्जर क्लास ऑल्सो बिलोंग टू गार्डियन। क्या करें? हाँ सोशल जस्टिस इसलिए होगा, देखिए हमने पहले बता दिया, प्रोड्यूसर के पास अपनी फैमिली भी रहेगी और अपनी प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन प्रोड्यूसर पर कंट्रोल किसका रहेगा? राजा का। इसलिए प्रोड्यूसर का मूल काम क्या है? उत्पादन करता रहे, समूचे समाज की भलाई करता रहे। यानी सबके ऑब्जेक्टिव एक हैं। राजा का भी ऑब्जेक्टिव है वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, सोल्जर का भी ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, प्रोड्यूसर का भी ऑब्जेक्ट है वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। और बात बस ध्यान रखने की है, क्योंकि आपको यहाँ ये लग रहा होगा, अच्छा अच्छा राजा और सैनिक से संपत्ति छीनी गई, छीनी नहीं गई, क्योंकि उत्पादक विवेकशील नहीं है, इसलिए परिवार में फंसा हुआ है हमारे आप जैसे, वो विवेकशील नहीं हो पाया। लेकिन राजा विवेकशील हो गया, उसने समझ लिया परिवार रखने कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, जब उसने परिवार नहीं रखा तो उसी बहाने वो महिलाओं को मुक्त करना चाहता था। प्लेटो ने तो यहाँ तक महिलाओं, इसने क्या कहा कि आखिर में क्यों मैं कह रहा हूं कि राजा का परिवार नहीं होना चाहिए। उसने कहा देखो, अगर समाज को अच्छा बनाना है तो अच्छे महिलाओं का संबंध अच्छे पुरुषों से होना चाहिए, तो वीर संतानें पैदा होंगी। अब ये बात हो सकता है उसकी अटपटी हो, तो इसी वजह से उसने साम्यवाद की बात कही थी। दूसरी कही थी, अगर परिवार नहीं होगा तो राज्य ही परिवार होगा, यानी छोटी छोटी बाध्यताएं राज्य की एकता को रोकती हैं। उसने कहा परिवार खत्म कर दो, राज्य की एकता बन जाएगी। तीसरी बात, वो चाहता था साम्यवाद के माध्यम से अर्थव्यवस्था को, पॉलिटिक्स को डिवाइड करना चाहता था, कि जिसके हाथ में राजनीतिक शक्ति रहे उसके हाथ में आर्थिक शक्ति न रहे। और लास्ट में महिलाओं को परिवार के जंजाल से मुक्त कर देना चाहता था। भाई परिवार रहती सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चों के पाल पोषण की, महिलाएं। ये उसका कॉन्सेप्ट था, उसके हिसाब से देखें न्याय था। हाँ आगे चल के लोगों ने रिएक्ट किया है, अभी बता देंगे। देखो नकारात्मक सकारात्मक का मतलब ये होता है
नकारात्मक का मतलब कंपैरेटिव होता है, कहीं भी आप नकारात्मक सकारात्मक का मतलब लोगे तो नकारात्मक का मतलब कोई काम आपको करने से रोका जाए पहला, ये नकारात्मक होता है। तो अब नोट्स में शायद लिखा होगा कि नकारात्मक का मतलब है परिवार न रखना, ये नकारात्मक है। जैसे राज्य आपको कहता है कि आपको आप ट्रैफिक लाइट का वॉल्यूशन नहीं करेंगे, नकारात्मक काम है। शिक्षा दे देना सकारात्मक काम है। इस अर्थ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। हम बताइए क्या पूछ रहे हो? आत्मा और हाँ वायु। आत्मा वर्ग का सीधा सा मतलब है, आत्मा का मतलब व्यक्ति, वर्ग का मतलब समाज। जैसे समाज में तीन प्रकार के व्यक्ति में, समाज में तीन प्रकार के व्यक्ति हैं, समाज में तीन प्रकार के वर्ग हैं। जैसे व्यक्ति में रीजन है वैसे समाज में राजा है, जैसे व्यक्ति में साहस है वैसे समाज में, यानी जितने जितने यहाँ विवेकशील व्यक्ति भविष्य के वही राजा है, ऐसा कहता है। ईश्वर ने कहा जैसा व्यक्ति होगा वैसा समाज, जैसा समाज वैसा व्यक्ति, दोनों एक जैसे। नाम केवल अलग है, वर्ग और आत्मा। हमने स्पेसिफिक नाम शब्द का इसलिए कर दिया, हम इसको सामान्य रूप में बता सकते थे, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर इन्हीं बुक से पेपर सेट करता है, कभी कभी ऐसे शब्द दे देगा, है बड़ी सामान्य सी बात, शब्द आपको अटपटा लगेगा। अगला, अगर कंपेयर कर लें कि प्लेटो ने किसको क्रिटिसाइज किया अपना न्याय सिद्धांत बताने से पूर्व, प्लेटो का क्रिटिसिज्म नहीं है ये, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को बताने से पहले किसको क्रिटिसाइज किया? किसको प्लेटो ने क्रिटिसिज्म किया? वो थे सोफिस्ट। अच्छा, सोफिस्ट का लिटरल मीनिंग है भौतिकवादी, ऑल द मैटेरियलिस्ट। सोफिस्ट का मतलब है जो भौतिकवादी थे। और प्लेटो क्या था, भौतिकवादी था, स्पिरिचुअल था? स्पिरिचुअल था। और स्पिरिचुअल का सीधा सा मतलब होता है जब आपको दुनिया की हर चीज में ईश्वर दिखने लगे, देन यू आर स्पिरिचुअल। मार्कर में भी गॉड है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल व्यक्ति भौतिक दुनिया की कोई इनकार नहीं करता, भौतिक दुनिया को ईश्वर का प्रसाद मानता है, स्पिरिचुअल। तो प्लेटो इज आइडियल है, स्पिरिचुअल है, मॉरल है, सोफिस्ट नहीं थे। अच्छा, सोफिस्ट कैसे थे? आज के कोचिंग क्लास की तरह पैसा लेके पढ़ाते थे, ऐसे सोफिस्ट थे, भौतिकवादी थे। तो सोफिस्ट में पहला जो था उसका दोस्त सिफलास, CEPHA, CEPHALUS। प्लेटो जब उधर मंदिर से वापस आ रहा था, उसने सिफलास के पास बैठा, उनका सिफलास तुम बताओ व्हाट इज जस्टिस? तो सिफलास ने कहा कि पेइंग वंस ओन डेट इज जस्टिस। अपना उधार चुका देना, ऋण दे देना जस्टिस है, और सच बोलना जस्टिस है। तो सिफलास ने कहा था स्पीकिंग ट्रूथ, सच बोलना। आपकी बात को उत्तर मिलेगा कि नहीं? क्या नहीं मिला? फिर क्लास के बाद ही पूछ लेना। स्पीकिंग ट्रूथ इज जस्टिस, सत्य बोलना न्याय है। पेइंग वंस ओन डेट, जो हमने किसी कर्जा लिया वो हम उसको वापस कर दें, ये न्याय है। तो प्लेटो ने पहले सिफलास से पूछा भाई तुम बताओ न्याय क्या है? तो उसने कह दिया कि सच बोलना, स्पीकिंग ट्रूथ, एंड पेइंग वंस ओन डेट, सत्य बोलना और किसी से कर्जा हमने लिया है, उधार लिया है, उसको चुका देना, ये क्या है? न्याय है। इसका मतलब है अपने दोस्त से आपने उधार लिया और दोस्त ने मांगा, कजा आइसक्रीम खा गए, चलो मैं दोस्त से पैसा लिया, दे नहीं पा रहे, कह यार क्या बताऊं, किसी ने पॉकेट मारी कर दी, पैसा रहा ही नहीं। जस्टिस या इनजस्टिस है? इनजस्टिस है। दूसरा, पोलीमार्कस, इसका सिफलास का बेटा था पोलीमार्कस, तो प्लेटो बैठा था, प्लेटो ने कहा पोली तुम भी बताओ। अच्छा, इसको याद करने के तरीके सीपी, सिफलास एंड पोलीमार्कस। सीपी आप गए हैं, पोलीमार्कस। तो अगला क्या है?
POLYMARCHUS, पोलीमार्कस। पोलीमार्कस से पूछा गया तुम बताओ न्याय क्या है। उसने कहा टिट फॉर टैट, दोस्त के साथ दोस्ती, दुश्मन के साथ दुश्मनी। उसने कहा टिट फॉर टैट न्याय है, जो आपके साथ अच्छा करे उसके साथ अच्छा कर दो, और जो बुरा करे उसके साथ बुरा कर दो। दोस्तों के साथ दोस्ती, दुश्मनों के साथ दुश्मनी। ये पोलीमार्कस ने कहा टिट फॉर टैट इज जस्टिस। फिर उसके जो अगला दोस्त था थ्रेसीमैक्स, सेटमैक्स नहीं है, थ्रेसीमैक्स, THRASY। थ्रेसीमैक्स ने कहा माइट इज राइट, जो शक्तिशाली कह दे वही न्याय है। थ्रेसीमैक्स ने कहा माइट इज राइट इज जस्टिस, यानी जिसके पास लठ उसी की भैंस। ये बताइए, जो भैंस का मालिक उसकी भैंस है, जिसके पास लठ उसका भैंस। माइट इज राइट, यानी याद रखिए शक्तिशाली आदमी मारता भी है, रोने भी नहीं देता। माइट इज राइट, ये न्याय क्या है। अब न्याय क्या है, मतलब खाली क्लास में आ जाए और आपका मोबाइल छीन ले, आप क्या कहेंगे, न्याय है भाई। उसने शक्तिशाली आदमी है, अब आप उससे वापस दोबारा छीनने का प्रयास करेंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। अभी तो मोबाइल लेकर गया है, बाद में पसली हड्डी लेकर चला जाएगा कि भाई जाओ मोबाइल लेके जाओ यार तुम। टिट फॉर टैट इज जस्टिस। आप कहेंगे यार ये तो बड़ा गलत हमें दिख रहा है, टिट फॉर टैट, माइट इज राइट, ऐसा जस्टिस होना चाहिए। ये तो नंगी आंखों से दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हम ही कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेटो अगर इसको अस्वीकार करे तो कौन सी बड़ी बात है। दूसरा फिर ग्लूकान, ग्लूकान डी नहीं है, केवल ग्लूकान। ये चार उसके बड़े दोस्त थे, जिससे वो बहुत डायलॉग करता रहता था, पूरी रिपब्लिक देखते समय इनसे डायलॉग करता था कि बताओ ऐसा क्या है, ग्लूकान तुम बताओ यार क्या हुआ, तुम बताओ जस्टिस क्या है। और याद रखिए ये क्या कहता था, ग्लूकॉन, GLAUCON, ग्लूकॉन। तो ग्लूकॉन से पूछा गया तुम बताओ जस्टिस क्या है, तो ग्लूकॉन ने कहा जस्टिस समाज के समझौते पर, आपसी सहमति पर आधारित है। जस्टिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एमॉन्ग इंडिविजुअल्स। जस्टिस आपसी सहमति पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जस्टिस क्या है, जो लोगों की आपसी सहमति पर आधारित होता है वो न्याय है। इन्हें आपस में सब लोगों ने मिलकर एक सिद्धांत बना लिया, और आजकल ऐसा ही तो होता है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपने मकान मालिक किराएदार के बीच कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है जस्टिस। तो आपने कह दिया भाई मकान मालिक ने कहा इतना किराया में चाहिए, आपने कहा इतना देंगे, इट इज जस्ट। दूसरा आजकल शादी विवाह भी कोर्ट में होता है, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, सहमत हो गए कॉन्ट्रैक्ट है, ये न्याय है। और जरा सोच के देखिए, संविधान सभा बनी, संविधान बना, इजंट इट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी तो समझौता ही है कि संविधान, हम बैठे, बहुत सारे भारत के लोग बैठे, उनका चलो भाई शासन का तरीका बना ले, हो गया। चुनाव क्या है, एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, हमने वोट दिया, आप 5 साल तक शासन में रहोगे, बाद में पीछे कर देंगे। सारे सोफिस्ट ने जस्टिस यही बताया, और प्लेटो आप जानते हैं इनको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इनका जस्टिस के मूल विचार के ही पास नहीं गए। इनको अब इनसे पूछा गया, ये भौतिकवादी थे, तो इनके हिसाब से जो दिख रहा है वही सच है। और इनके हिसाब से अब जरा सोच के देखिए, अगर इनकी बात हम, यही 2-3 बात है, अब ये बताइए जस्टिस बनाया जाता है या प्राकृतिक होता है। प्लेटो ने क्या कहा, प्राकृतिक, तो अपने आप प्लेटो इसे स्वीकार करेगा। दूसरा, अगर जस्टिस केवल शक्तिशाली लोगों का हित है
जस्टिस पूरे समाज का हित होना चाहिए, शक्तिशाली लोगों का। रिजेक्ट हो गया भाई। जस्टिस समाज का अगर शक्तिशाली लोगों का हित होगा, ये समाज होगा, ये जंगल का नियम होगा, जंगल का नियम होगा। वेयर माइट इज राइट प्रिवेल्स, जस्टिस अपने आप नहीं होगा। टिट फॉर टैट, याद रखिए दोस्तों, टिट फॉर टैट का मतलब है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। और अब आई एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा बना के छोड़ेगा। इसलिए कि कोई कोई हमारे साथ बुरा कर दे, कोई मेरी एक आंख पर हमला कर दे, मैं उसको दोनों आंख फोड़ दूं, ये एनिमल की क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज पार्डन। अरे क्षमा करना सीखिए। एक महात्मा नदी में नहा रहे थे, एक बिच्छू पानी में बहा जा रहा था, उन्होंने बिच्छू को बचाने का प्रयास किया। एक बार हाथ डाला, डंक मारा, दूसरी हाथ डाला, डंक मारा। नदी किनारे एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा महात्मा दिमाग से पैदल हो, मर जाओगे, ये डंडा लो, मारो उसको। महात्मा कहा ना, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है प्राणियों की रक्षा। इट्स नॉट टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट इज नॉट जस्टिस, इट्स एनिमल क्वालिटी। तो मानव पक्ष में कुछ तो अंतर होना चाहिए। इसे ये बताइए, शक्तिशाली का हित न्याय हो जाएगा तो समाज होगा जंगल का नियम, जंगल का नियम। और इसलिए प्लेटो ने एक एक करके सबको अस्वीकार कर दिया। प्लेटो ने सिफिलास से पूछा, भाई तुम कह रहे हो ऋण चुका देना न्याय है, तो मान लो कि मुझे पता है कि मेरा एक दोस्त है गलत रास्ते पे चल पड़ा है और मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए हैं और वो मुझसे मांगने आया है कि वो मुझे पैसा दे दो। मैंने उसे पैसा नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है उसका मिसयूज करेगा। मेरे इंटेंशन खराब नहीं है, मैं पैसा देना चाहता हूं, नहीं इस समय नहीं देना चाहता। तो न्याय है कि अन्याय है? कोई मेरा दोस्त है, मेरे पास पिस्तौल रख के गया हुआ है और तब तक उसको थोड़ा सा दिमागी संतुलन उसका हिल गया और वो मुझसे आ रहा है पिस्तौल मांगने। मुझे पता है कि उस पिस्तौल से अपने को ही मार सकता है, वो उसका कर्ज है, मैं चुका नहीं रहा हूं। न्याय है कि अन्याय? इसलिए ये कोई भी न्याय नहीं है, कोई भी न्याय नहीं है। और हर स्कॉलर की विशेषता है, जिसको क्रिटिसाइज करना होता है क्रिटिसाइज ही करे। जैसे फिल्मों में विलन, ये पता है विलन पीटेगा, फिल्मों में सेट होता है हीरो विलन को मारेगा। इसलिए प्लेटो को पहले पता था कि सोफिस्ट को तुम्हें धज्जियां उड़ा देना है। और प्लेटो का, चूंकि प्लेटो कॉन्टेक्स्ट ही अलग था, ये भौतिकवादी लोग थे, ये न्याय को भौतिकता के हिसाब से देख रहे हैं, समाज के हिसाब से देख रहे हैं। जबकि प्लेटो विचारों की दुनिया में आत्मा परमात्मा, उसका मायने अलग था। इसलिए उसने एक एक करके से रिजेक्ट कर दिया। मेरे गांव में दोस्तों थ्रेसिमैक्स जैसा एक आदमी था, नहीं इनके जैसा, पॉलीमार्कस जैसा। क्योंकि गांव में बच्चे खूब चोरी करते थे फ्रूट्स की, कोई भी आम सब दूसरे के तोड़ लाते थे। एक व्यक्ति का आम तोड़ने से बच्चे डरते थे, क्योंकि अगर वो पकड़ लेता था तो बोलता था चलो जोड़ो अब आम, ये लो। यार तोड़ तो लिया, जोड़े कैसे? उसके बाद वो कहता था ना, अब मैं तुम्हारे बाल उखाड़ूंगा, तुम्हारे ये तुम जोड़ो। ये न्याय है कि अन्याय है? अरे यार, आम तुमने लगाया, प्रकृति ने लगाया, धरती माँ सब कुछ फ्री में दे रही है, पानी फ्री में दे रही, उसका तुम चार्ज ले रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि न्याय है। न्याय है। इन सबको उसने आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए अपने न्याय का विचार बनाया, जो मैंने बता दिया। यही प्लेटो का विचार है। अब जरा देखें प्लेटो की आलोचना क्या है, उसके बाद क्वेश्चन सब देखेंगे। प्लेटो का क्रिटिकल इवोल्यूशन किया जाए कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो। और आपको याद दिला दें, यहाँ जो क्रिटिसिज्म बता रहे हैं उसको हम आगे बताएंगे भी आपको, उन विचारकों को उल्लेख आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ संक्षेप में बता दें तो हु क्रिटिसाइज प्लेटो, बताओ क्या पूछना। लास्ट ये देखो, जब भी कोई समझौते पर होता है, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, आज का पूरा न्याय समझौते पर आधारित है। ये बताओ, हमने किसी के साथ समझौता कर तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा, बीच में छोड़ के भाग गए, न्याय है कि अन्याय है? सोचो, हमने क्या शपथ लिया था, हम जीवन भर साथ निभाएंगे दोस्तों। इसलिए
कागज पे लिखी गई बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या आत्मा में समाहित? और आज की दुनिया क्या हर बात को लिखना चाहती है, लिखना चाहती है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। संविधान लिखा हुआ है, आत्मा में बसा हुआ है। लिखा हुआ है कि किसके आत्मा में बसा हुआ है संविधान? अवकाश दोस्तों आत्मा में बस जाता है। इसलिए प्लेटो क्या, व्हाट इज द जस्टिस? जस्टिस वो नहीं जो लिखा है, जो दिख रहा है, ना ना, आत्मा में। अच्छा, इसे आजकल के युवा इसी में फंस जाते हैं। लोग में बोल दिया तुम्हारा ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसे ऐसे आश्वासन दे देंगे, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दूंगा, ताजमहल बनवा दूंगा। आश्वासन क्या दिया जा रहा है, वो मानने वाला भी उतना बेवकूफ है। इस याद रखिए, बोलने पर विश्वास करोगे, आत्मा को देखोगे। आत्मा लिखी पढ़ी चीजें नहीं। आज का शासन कैसे, संविधान विधि सब लिखा पढ़ा है दोस्तों। और अब याद रखिए, जस्टिस सही मैंने जस्टिस आत्मा पे कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल हो तो लिटरल एग्जाम्पल आपको बता दें। अब हमारे यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी, दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट। कोई व्यक्ति अपराध करेगा उसे दंड मिलेगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन गांव में किसी अनपढ़ व्यक्ति के पास आप जाइए और कहिए गद्दू इसको तो मार दो, लो बंदूक, ना ना ना, पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें ये वो आईपीसी नहीं जानता, सीआरपीसी नहीं जानता, उसमें सेंस ऑफ रीजन है, क्या करना चाहिए। बल्कि आप पहले तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा समझदार विवेकशील ज्यादा थे, समझदार ज्यादा थे दोस्तों। हमने तो एक एक से लोगों को देखा, शादी ब्याह हो गया, कोई जीवन मैचिंग नहीं था, पूरा जीवन मैच खेल गए दोस्तों। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, मेरा उससे मेरे विचार उसके विचार अलग अलग है। अरे तुम्हारे विचार दुनिया में किसी के साथ नहीं मिलेंगे। आप इकलौते पीस हो दुनिया में, इकलौते। इसलिए समझदारी, आत्मा में क्या होती है, समझदारी। दुनिया में क्या है, लिखा गया चाहिए, लिख लो लिख लो। लिखना है या आत्मा में बसा लेना है? विषय भी, सब्जेक्ट भी। प्लेटो, व्हाट है प्लेटो? इसे उसका ओरिएंटेशन लगता है यार, ये सब लिखी पढ़ी बातें कह रहे हैं, उधार दे देना, दुनियावी बातें हैं ये तो। जस्टिस कैसा होगा, व्यक्ति नैतिक हो जाए, सद्गुणी हो जाए, सच्चरित्र हो जाए, सारी समस्या है। कहने का एक ही तरीका है, बस आधार अलग अलग है उसके। ये स्पष्ट है भाई। हमारे सब लिखा तो आईपीसी, सीआर, इतना मोटा संविधान दोस्तों, इतना मोटा सब लिखा गया है। उसके बावजूद विधानसभा के संचालन के नियम सब लिखे गए हैं, उसके बावजूद दिल में नहीं बैठ रहा है दोस्तों। अगर अच्छा आत्मा में आपको प्रॉब्लम है, दिल कह लीजिए, दिल कह लीजिए, दिल में बैठना चाहिए। दिल में नहीं बैठा पा रहे न्याय, तो न्याय दिल से होता है या कागज से? दिल से। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट किया, व्यक्ति ने लोन लिया, डिफॉल्टर कर गया। बैंक से हम लोन लेते हैं, सारा लिखा पढ़ा होता है, उसके बावजूद हम मान्य से इनकार कर देते हैं। और एक एक से लोग हैं जिसका 100 रुपए भी ले लिया, जिंदगी में याद रखा ना, हम देंगे उसको, लिखा नहीं गया है। जस्टिस, ओरिएंटेशन ये लगे। आगे बढ़े, कोई सवाल है? आगे बढ़े। सोफिस्ट ने क्या कहा था, ये कहा था, ये कहा था, क्या करे? चारों की बात अलग अलग है। यही सोफिस्ट का मतलब वो भौतिकवादी लोग, उसके दोस्त थे जो आत्मा परमात्मा की बातें नहीं करते थे, दुनियावी लोग थे, हमारे जैसे लोग थे भाई। हम लोग तो ऐसे ही हैं, आत्मा परमात्मा से क्या मतलब है दोस्त, बता दें। अगला है, अब प्लेटो की जरा आलोचना देखें, उसकी आलोचना किसने की। आपको याद दिला दें, अभी तक प्लेटो हमने पढ़ा क्या? अब आपको ग्राफ बना दे। हमने प्लेटो में क्या पढ़ा, फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा। दूसरा एडुकेशन। तीसरा साम्यवाद, कम्युनिज्म। चौथा जस्टिस।
यही तो बेसिक चीज हमने पढ़ी अभी तक। और अब देखेंगे कहने को ये सब अलग अलग है, लेकिन अंतर संबंध है या नहीं है, ये आपको एक बार बार पढ़ेंगे तो आपको, इसलिए बहुत एक ही चीज को बार बार पढ़िए। आपको, आपने गए एक बार सुने कितना पतला आपका नोट्स है भाई, नोट्स आपको कितना छोटा है, तो आप बजाय कि इधर उधर पढ़ने के उसी चीज को बार बार पढ़ी तो आप में इनसाइट डेवलप होने लगेगा। और प्रश्न हमेशा कनेक्टिविटी से पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन के एग्जाम्पल आपको बता देंगे, बहुत सारे ने बताया भी, ये हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म, ये सारे पार्ट हमने पढ़ लिए प्लेटो के। अब इसकी आलोचना किन लोगों ने की? आलोचकों में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें कि खास तौर पर इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि प्लेटो का इतना विचार अगर आप पढ़ के देखिए तो जो सेंस उसे मिलता है, प्लेटो ने किन चीजों को रिपब्लिक में अस्वीकार किया है, तो वो संविधान को नहीं मानता, डेमोक्रेसी को नहीं मानता। अच्छा, फिलोसफर किंग है, हमने उसका डेमोक्रेसी का विचार भी देखा है। अब बताइए, अब सवाल ये है जो उस पर कमेंट्री करने वाले लोग हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए, और संयोग की बात ऐसी है कि प्लेटो ने जिस तरीके से कहा कि राज्य नैतिक है, राज्य कुछ भी कर देगा, व्यक्ति का कर्तव्य है, उसमें प्रॉब्लम ये आई कि प्लेटो के विचारों में संविधान नहीं था, रूल ऑफ लॉ नहीं था, अधिकार नहीं थे। और अब देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में हिटलर आए, मुसोलिनी आए, जिन्हें हम अब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल थियरी में पढ़ते हैं, फासिस्ट। हिटलर और मुसोलिनी ने आके सच में स्वतंत्रता को, संविधान को, अधिकारों को ध्वस्त कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखने की बात है, प्लेटो जैसे लोगों की कल्पना उन लोगों पे लागू है जहां हर व्यक्ति नैतिक हो जाए। क्या ये संभव है? ये तो संभव नहीं है भाई कि आदमी का आदमी पे शासन हो बिना रूल ऑफ लॉ के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बिल्कुल आइडियल कल्पना है, हो नहीं पाएगा, आइडियल कल्पना हो नहीं पाएगा। इस वजह से जो लोग सेकेंड वर्ल्ड, देखिए प्लेटो की आलोचना करने वाले लोग कौन है, उनसे 2000 साल बाद पैदा हुए, उसके बाद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्लेटो के समकालीन लोगों ने प्लेटो की आलोचना नहीं की, बल्कि प्लेटो को करेक्ट किया। उसका अगला शिष्य था अरिस्टोटल, जो हम पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति ने, जितने भी आलोचक उसके हैं, दे आर बॉर्न आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या दे आर राइटिंग आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में बड़ा परिवर्तन हो गया, और खासतौर पे फांसीवादियों ने ऐसा निरंकुश शासन का प्रयोग किया। फांसीवादियों ने, मुसोलिनी, हिटलर ही कहा करता था कि व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है, व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को हमारे पीछे चलना चाहिए। राज्य की इच्छा, व्यक्ति की इच्छा, और व्यक्ति से केवल कर्तव्य की अपेक्षा है। दे आर सपोज टू फॉलो द ड्यूटी, नो राइट। व्यक्ति के अधिकार नहीं है, बस कर्तव्य का पालन व्यक्ति करे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इन सब लोगों ने लिखा, हिटलर आया, मुसोलिनी आया, उसने राज्य की शक्ति इतनी बढ़ा दी कि व्यक्ति का नरसंहार हो गया, व्यक्ति तो साफ हो गया। तो लोगों ने कहा ओ ये आए कैसे, ये विचार आया कैसे? उनका ओ, इनका मुसोलिनी का दादा इधर बैठा हुआ है, प्लेटो। उनका ओ माय गॉड, दिस इज अ प्लेटोज इंस्पिरेशन। जो प्लेटो ने कहा उसी को कटप्पा ने, हिटलर मीन्स, उसने तो यूरोपियन हिस्ट्री के विलन थे दोस्तों, जिसने लोकतंत्र, व्यक्ति के अधिकार को एकदम ध्वस्त करके रख दिया। अब टारगेट क्या है, बनाना कि ये नहीं कोई और, इनका दादा कौन था? प्लेटो। तो प्लेटो का विचार बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर प्लेटो के विचार को हम पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आ जाता है? राज्य नहीं, रैया, संविधान नहीं, विधि नहीं, अब हर व्यक्ति कर्तव्य। और बात सीधा सा है, पावर में बैठा व्यक्ति, कहावत है एब्सोल्यूट पावर करप्ट, यानी पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल भ्रष्ट करती है। और शक्ति भ्रष्ट कैसे करती है? याद रखिए, जिसको भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पद मिल जाए, दोस्तों याद रखिए, एक बार दुरुपयोग करने का मन करता है कि नहीं? आपको वर्दी मिल जाए, डंडा मिल जाए, नाहक चलाने का मन करता है। अभी तो आपको मिली नहीं, समझ में आएगा नहीं।
तो जैसे पुलिस सर्विस की वर्दी मिलती है, चाल बदल जाता है। यकीन मानिए, अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि पहनी नहीं है कभी। रियलिटी में ऐसा होता है दोस्तों, चाल बोलने के तरीके बदल जाते हैं। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, चाहे 2 साल बाद मेरे पास सिलेक्ट हो गए तो मैं वॉच करूंगा, यार पहले कैसे बोलता था, अभी कैसे बोला। स्वाभाविक सी बात है, भक्ति बोलने का तरीका एकदम बदल जाता है दोस्त। मैं सैटरडे को आपको बुलाऊंगा, देखिए तो आप देखिए किस बात को भी पावर बदलता है लोगों को, पावर बिल्कुल चेंज कर देता है। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी, देखते हैं बॉडी लैंग्वेज, मोदी की बॉडी लैंग्वेज आप देखते हैं, ऐसा लगता है अमित शाह मोदी के आसपास जो आएगा कुचल दिया जाएगा। पावर है कि नहीं दोस्तों? हम छोड़ दें ऐसे ना। और अभी मोदी ने कहा हम आधार कार्ड लेंगे, हमने कहा क्या करोगे? हमका ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। क्या करोगे यार तुम लेके? बेकार की बात करते हो, तुम क्या ले लोगे? ये मेरा शरीर है। कहना ना आधार कार्ड से हम सब ले लेंगे। हम दोस्तों इसलिए उच्चतम न्यायालय में पहुंचे और थैंक्स टू गोगोई। गोगोई ने कहा मोदी क्या लेना चाहते हो? नहीं कुछ तो छोड़ दो यार, शक्तिमान बंदे हो। इस याद रखे, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो दैट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। तुलसीदास ने दोस्तों, तुलसीदास ने रामायण में बात कही है। जब रावण जैसा प्रकांड विद्वान कोई था क्या? नहीं था। रावण भ्रष्ट हुआ कि नहीं? तो प्लेटो का रिपब्लिक न भ्रष्ट हो जाए, इसकी क्या गारंटी? फिलोसफर किंग भ्रष्ट न हो जाए, हु विल गिव गारंटी? और तुलसीदास ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। जो एक्टर ने कहा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, तो जब रावण मारा गया तो लक्ष्मण भगवान ने भगवान राम से पूछा कि ये बताओ प्रभु, इतना तपस्वी, इतना ज्ञानी, ऐसे कैसे हो गया? किडनैपिंग करने शुरू कर दिए। तुलसीदास ने इसका उत्तर दिया है, असको यानी जो उन्हें कहा भी कि असको नर उपजा जग माही, प्रभुता पाए नाय मद जाई। ऐसा तो कोई दुनिया में व्यक्ति ही नहीं हुआ जिसको पावर मिले, ऐश्वर्य मिले, उसका मिसयूज न कर दे। इसलिए प्लेटो के विचारों में थोड़ा डाउट है, मिसयूज हो सकता है दोस्तों। इसे देखिए, हम फिलोसफर किंग पर विश्वास करें विधि संविधान पर? आई वॉन्ट टू रिलाई ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ rather than फिलोसफर किंग। उसमें मैं डाउट है दोस्तों। और फिलोसफर किंग का मतलब फिर तो राजा महाराजा का शासन रहता, डेमोक्रेसी आ ही नहीं पाती। और इसी बात को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अमेरिकन ने, वैसे तो वियतनाम पैदा हुआ, लंदन में आ गया था, मतलब ब्रिटिश मान लीजिए, कॉल पॉपर ने प्लेटो की धज्जियां उड़ा दी। ये प्लेटो बेकार का आदमी, तानाशाह का जन्मदाता, खून पीने वाला। कॉल पॉपर ने एकदम धज्जियां उड़ा कर रख दी। हु इज क्रिटिसाइजिंग प्लेटो? अगला कॉल पॉपर। और एक ही व्यक्ति नहीं है, कॉल पॉपर के पीछे बहुत लोग लग गए, लेकिन कॉल पॉपर का नाम ज्यादा फेमस है प्लेटो क्रिटिसाइज करने में। कॉल पॉपर ने किताब लिखी, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज और उसके शत्रु। ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज और उसके शत्रु। एंड फॉर पॉपर, हु आर द एनिमी ऑफ फ्री सोसाइटी? दे आर प्लेटो, हेगल, मार्क्स। मुक्त समाज और उसके शत्रु कौन है? दे आर प्लेटो, हेगल एंड मार्क्स। हमें तो हेगल मार्क्स से फिलहाल मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? प्लेटो से। और एक बात याद रखिए, कॉल पॉपर को रटने की आवश्यकता को नहीं है। हम आगे जब थियरी पढ़ेंगे या लॉग तक आगे बढ़ेंगे,
एक बात याद रखिए, कॉल पापर ब्रिटिश तरफ से वियना में पैदा हुआ, देन ही, और वियना से जब आया इधर तो उसने मुसोलिनी हिटलर को देखा। तो कॉल पापर क्या है? उदारवादी है, लिबरल है। और बहुत लॉजिकल सी बात है, इसमें रटने की बात नहीं है, हम उदारवाद आगे पढ़ेंगे भी। Whosoever is liberal, they believe in the primacy of individual, वो व्यक्ति को ही महत्व देंगे। जो भी लिबरल होगा व्यक्ति को महत्व देगा नंबर 1, स्वतंत्रता को महत्व देगा नंबर 2, अधिकार को महत्व देगा नंबर 3, विधि संविधान को नंबर 4। जो भी लिबरल होगा, अब इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। लिबरल्स बिलीव इन द प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल नंबर 1, सेकेंड लिबर्टी एंड राइट्स, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इस वजह से आप देखेंगे उदारवादी व्यक्ति प्लेटो कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये बड़ा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उदारवादी होगा व्यक्ति को पहले मानेगा। अच्छा, प्लेटो में व्यक्ति है क्या? समाज, राज्य, कर्तव्य। और ये देखिए, इसलिए उदारवादी संविधान में मूल कर्तव्य लिखे ही नहीं जाते। तो जब आप याद रखिए, जब आपको विचारधाराएं पता चल जाएंगे तो आप भारतीय संविधान में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम संविधान को क्या मान लेते हैं? आर्टिकल का कॉम्बिनेशन। नो नो नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट। हमारा संविधान क्या है? उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद का सम्मिश्रण, न कि आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन। इसलिए आपको याद दिला दें, उदारवादी व्यक्ति कभी प्लेटो को मान ही नहीं सकता, कॉल पापर नहीं मानेगा। और हम उदारवाद के मतलब लॉक में आगे आके आपको बता देंगे, उसको हमें एक्सप्लेन भी करना है। इसलिए कॉल पापर का सीधा सा मतलब है, देखिए प्लेटो की मान्यता कहां पे आती है? उदारवादियों की मान्यता कहां पे आएगी? अब कंपैरिजन कर दे, कॉल पापर की बात एक तरफ लिखें, या कोई भी उदारवादी होगा, आप याद रखिए, इसको कंपेयर कर दें। क्यों क्रिटिसाइज करेगा? कॉल पापर ही नहीं, कोई भी उदारवादी प्लेटो को स्वीकार नहीं कर सकता। अब ये संयोग की बात है, आलोचना कॉल पापर नहीं की, और भी कोई कर सकता था। देखिए प्लेटो की बात कहां पे आ रही है? पहला, प्लेटो ने राज्य और समाज पर बहुत बल दिया। फॉर प्लेटो स्टेट इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन कॉल पापर और उदारवादियों के लिए किसका महत्व ज्यादा है? व्यक्ति का। अभी बड़ी समझने वाली बात आप बताइए, समाज को महत्व देने में प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, उदारवादी क्यों व्यक्ति को महत्व दे? अच्छा, समाज को हम महत्व देते तो आपका क्या नजरिया? बहुत लेमैन के हिसाब से बताइए, आपका क्या नजरिया है? समाज को हम महत्व दे, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या? अच्छा, मतलब समाज को महत्व देंगे, व्यक्ति की आजादी बाधित होती है। तो एग्जाम्पल बताओगे आप? इवन हाउ कम्युनिटी इवन हिंडर्स इंडिविजुअल लिबर्टी। फॉरगेट अबाउट प्लेटो। अरे कोई सामान्य, अरे अपने सामान्य एग्जाम्पल बताओ, हिटलर, प्लेटो, सब किताबी बात आप बताओगी, तब तो मैं समझूंगा आप समझे हो। करेक्ट। आप याद रखिए, समाज कैसे आजादी रोकता है। अभी आप दिल्ली में अकेले हैं या परिवार के साथ हैं? अकेले हैं। पहले किसके साथ थे? मजा कहां रहा है, यहां या परिवार के साथ? क्या? आजादी पहली बार कहां फील की? परिवार में रहेंगे तो मम्मी कहेंगे इतने देर कहां थी, कब आई, कौन साथ में था? अब यहां दोस्तों, जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी जा। कमाल। इसलिए दोस्त याद रखिए, पहली बार आजादी आपने तब महसूस की होगी जो घर से बाहर निकले। यही उदारवादी कहते हैं। समाज का मतलब क्या? टीचर हमेशा ठीक, इंस्टीट्यूशन, फैमिली, ये चर्च, ये व्यक्ति की आजादी छीनते हैं। कैसे? अच्छा, कई बार तो मैं निकलता रहता हूँ, तो बच्चा सिगरेट पी रहा है, देख के धन से ऐसे छुपाता है, मैं समझ गया ओ मेरा स्टूडेंट है। वैसे मैं नहीं पहचान पाता भाई, कई बार तो
बहुत सारे स्टूडेंट तो नहीं पहचान पाता, जो लोग रेगुलरली मिलते रहते हो तो पहचान लेता हूं मैं। सवाल है, टीचर आजादी दबाता है, ताऊ दबाता है, मंदिर मस्जिद दबाते हैं। इसलिए उदारवादी कहते हैं ना, समुदाय नहीं, राज्य नहीं। बहुत लॉजिकल सी बात है। अब कोई भी उदारवादी होगा यही कहेगा। ये बात सच है कि नहीं? आजादी कहां पहली बार फील की? दूसरा पॉइंट, दूसरा कहां पे है? प्लेटो। प्लेटो फिलोसोफर किंग की बात करता है, दार्शनिक राजा। तो भाई व्यक्ति का शासन होगा। और दूसरा, कॉल पापर कहता है नहीं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कोई उदारवादी होगा वो कभी व्यक्ति का शासन मानेगा ही नहीं। और आप याद रखिए, एक खास बात है, जो प्लेटो रेडिकल है या नहीं? अच्छा, परफेक्शनिस्ट है या नहीं? प्लेटो तो परफेक्शनिस्ट, रेडिकल। अच्छा, आप याद रखिए, हमारे जो समाज में बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा परफेक्शनिस्ट होते हैं। क्या कहेंगे? सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और स्टूडेंट हो तो पिक्चर उक्चर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और बिल्कुल बाल छोटे होने चाहिए। और वो देखिए, विद्यार्थी पंच लक्षण, अब घर में बताइए नहीं, स्टूडेंट होने का मतलब क्या होता है? दिस इज परफेक्शनिस्ट आइडिया। अरे प्लेटो इज परफेक्शनिस्ट, न्याय परफेक्शनिस्ट, शासन परफेक्शनिस्ट। साइंस परफेक्शन में बिलीव करता है, इंक्रीमेंटल चेंज में। ध्यान से अब देखिए, साइंस नेवर बिलीव इन परफेक्शनिज्म। अच्छा, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? सर ये प्रॉब्लम है, कर लो दवाई, सीधा। एक प्रॉब्लम एक समाधान। डॉक्टर कभी नहीं बताता ना ना आपको ऐसे उठना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये खाना चाहिए, नेबर। बाबा रामदेव इज परफेक्शनिस्ट। और परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है जो या तो शादी विवाह नहीं करेगा या तो कई करेगा। परफेक्शनिस्ट कभी मीडियोकर नहीं होता, वो रेडिकल होता है। यानी परफेक्शनिस्ट का मतलब हर समस्या का पूर्ण समाधान कर देना, फिलोसफर की बात कर देना। प्लेटो, प्लेटो भी क्या देखा? प्लेटो इज अ परफेक्शनिस्ट। ये पूर्णतावादी है, एब्सोल्यूटिस्ट, निरंकुशवादी कहीं कहीं हो रहा है। प्लेटो पूर्णतावादी है, निरंकुशतावादी है, हर चीज का रेडिकल समाधान दे रहा है। जबकि कॉल पापर, जो यही कॉल पापर की मेन बात है, जब कॉल पापर क्या कहते हैं? सोशल इंजीनियरिंग। समाज को परिवर्तित कैसे किया जाए? सामाजिक अभियांत्रिकी। समाज को परिवर्तित कैसे किया जाए? सोशल इंजीनियरिंग। और आपको बता दें, इंजीनियर कभी परफेक्शनिस्ट नहीं होता। इंजीनियर कैन बी नेवर बिकम अ परफेक्शनिस्ट। जैसे आपका मोबाइल खराब हो गया, आप इंजीनियर के पास गए, तो इंजीनियर क्या कहेगा? हाँ भाई इसमें ये पार्ट खराब है, उसको रिप्लेस करो, ऐसा अच्छा पार्ट लगा दें। ये इंजीनियर कहेगा। ये पार्ट अब खराब है, ये पार्ट अच्छा लगा दे। यही कहेगा इधर आओ, मोबाइल कुचल दे, और मैं तुमको ऐसा मोबाइल दूंगा जिंदगी में नहीं खराब होगा। परफेक्शनिस्ट। इसे मैं कहूं, अब ये बताओ यार मुझे कहीं जाना है, एरोप्लेन अब लाओ। आप कहेंगे मैं आपको ऐसा एरोप्लेन बताऊंगा, पुष्पक विमान। आप कहेंगे है कहाँ? उनका मिलेगा नहीं, लेकिन है वही। तो सवाल यार, हमें एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो चाहिए या पुष्पक विमान चाहिए? एयर इंडिया कौन देता है? इंजीनियरिंग क्या है? एक मशीन में कोई चीज खराब हो जाए, इसको रिप्लेस कर दे रहे, इंजीनियरिंग। इंजीनियर क्या करता है? एक सामान इधर जोड़ दिया, एक सामान उधर जोड़ दिया। अभी आप देखेंगे बिजली में प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किट आ जाए तो आएगा, एक तार उधर निकालेगा, एक तार उधर जोड़ देगा।
डॉक्टर भी इंजीनियर ही तो है, शरीर का इंजीनियर है। तो आजकल देखेंगे सर्जरी वगैरह में क्या होता है, एक वेंस यहां से लिया दूसरी जगह लगा दिया, इंजीनियर है। या आप किसी का हार्ट अटैक हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, "साहब, इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, खत्म करो जीवन, आत्मा की दुनिया का आनंद लो, जाओ स्वर्ग।" आप भड़क जाएंगे, कोई आदमी भड़क जाएगा कि क्या बात कर रहा है ये, स्वर्ग जाने की बात कर रहा है। तो इंजीनियर क्या करेगा, एक बुरे पार्ट को रिप्लेस करके अच्छा पार्ट लगा देगा। यही तरीका मशीन के बजाय समाज में अपना लें तो क्या होगा, सोशल इंजीनियरिंग। जैसे हम मशीन को रिफॉर्म करते हैं, सेम मेथड इफ वी आर अप्लाइंग इन सोसाइटी, दैट इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग। एंड टेल मी प्रॉब्लम्स, हेल्थ, आई हैव इंजीनियरिंग, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। टेल मी ए प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, आई हैव ए प्रॉब्लम, आई हैव ए सोल्यूशन, मनरेगा। एक समस्या बताइए, समाधान मेरे पास है। इसलिए कॉल पापर ने क्या कहा, प्लेटो समाज का समाधान तो कर नहीं पाया, लेकिन मुसोलिनी जैसे लोगों को रास्ता दिखा गया। अच्छा, प्लेटो आइडियल स्टेट बना पाया क्या, बना तो नहीं पाया, लेकिन जो था उसको गुड़ गोबर जरूर कर दिया उसने। इसलिए कॉल पापर ने क्या कहा, नहीं नहीं, ये मुक्त समाज के शत्रु हैं, ये तानाशाही का पिता है ये। यानी यानी हिटलर ने किस चीज को अपनाया, मुसोलिनी ने किस चीज को अपनाया। ऐसे हिटलर मुसोलिनी भी तो परफेक्शनिस्ट थे। और बहुत आप देखेंगे घर में बड़े बुजुर्ग, एक बात याद रखिए, परफेक्शनिस्ट क्या कहेगा, जीवन का एक ही तरीका है, साइंटिस्ट नहीं मानता। मैंने आपका जीवन तरीका अलग है, हमारा जीवन तरीका अलग है। अब आप घर में गए तो हो सकता है कि आप पढ़े कि रात में पढ़े, 10 बजे सो के उठे, सुबह सुबह ताऊ ठांस देगा क्या, यही दिल्ली में पढ़ते हो, ये स्टूडेंट का तरीका होता है, 10 बजे उठते हो, अरे यार मेरा तरीका है। लेकिन ना, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट आजादी को भंग करता है। अब बरामदों के पास जाए तो कहेंगे कोका कोला नहीं पीना है, ये नहीं पीना है। अरे यार इतना छोटा जीवन है, तुम ही बता दो क्या पीना है क्या नहीं पीना है। बाबा रामदेव कहेंगे सांस लो सांस छोड़ो, लौकी का जूस पियो, हमारा मन नहीं कर रहा है लौकी का जूस पियो। ऑल द परफेक्शनिस्ट आर डिस्ट्रॉइंग द लिबर्टी एंड प्लेटो इज रेडिकल परफेक्शनिस्ट। समस्या है, बताओ, मैं समाधान बता दूंगा तुमको। क्या अमूलचूल परिवर्तन की बात करते हो, परिवार छुड़वा दोगे, संपत्ति छुड़वा दोगे, आज तक कभी हुआ, बेकार की बात करते हो। जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया जाए, बिला वजह रोमांटिक हुआ जाए। और परफेक्शनिस्ट सलमान खान, शादी नहीं हो पाई, परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, इसलिए जो है उसी में काम चलाएंगे। परफेक्शनिस्ट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और जो भी परफेक्शनिस्ट होगा रेडिकल होगा, और रेडिकल होगा और हमेशा उदारवादी मध्यम मार्गी होते हैं, दे अडॉप्ट मिडिल पाथ, प्रैग्मेटिक तरीका, रोमांटिक नहीं। भाई जो चल सके वो बात बताइए, होना चाहिए नहीं, जो हो रहा है, जो हो रहा है बताइए, मैं इसे रिफॉर्म कर दूंगा। इसी बात को और क्या कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अगला पॉइंट, इसी बात कॉल पापर ने कहा कि प्लेटो ने समाज की समस्या के लिए जो पूर्णतावादी समाधान दिया है, उससे कोई समाज बन नहीं पाया।
परंतु स्वतंत्रता और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के समाप्ति का मार्ग तैयार हो गया। Plato propounded an utopian social engineering underline which destroyed the liberty of individuals. और कॉल पापर ने व्यवहारिक सामाजिक इंजीनियरिंग पर बल दिया। Karl Popper has emphasized over the pragmatic social engineering. Karl Popper ने व्यवहारिक सामाजिक अभियांत्रिकी या सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया। तो ये कॉल पापर की आलोचना है। कॉल पापर की आलोचना और भी हम अलग पार्ट में देख लेंगे। जैसे हमें थियोरी पढ़ना होता है तो भाई कई बार कॉल पापर की बात आती है। कॉल पापर सीधा कहते हैं नहीं भाई इनका तरीका ठीक नहीं है। इसे अच्छा मुक्त समाज को एक बार हिंदी में क्या कर दिया था, अप्रतिबंधित समाज। अब ओपन सोसाइटी का हिंदी लिख दिया अप्रतिबंधित। अप्रतिबंधित का सीधा सा मतलब होता है कि उसने ओपन का लिख दिया अप्रतिबंधित। बात बहुत सीधी सी है। अच्छा हमारा इंडियन सोसाइटी ओपन है क्लोज? कौन सा? ओपन। जहां लिबर्टी होगी, राइट्स होगी, संविधान होगा, ओपन सोसाइटी। अफगानिस्तान का समाज क्लोज है या ओपन? जहां भी धर्म का प्रभाव ज्यादा होगा, आजादी अधिकार नहीं होंगे, क्लोज सोसाइटी। प्लेटो का सोसाइटी ओपन है क्लोज? क्लोज। यही बात है कहने की, सोसाइटी इज क्लोज बिकॉज ये चीजें नहीं है। जिस समाज में ये रहेगा क्लोज रहेगा, जहां पे व्यक्ति रहेगा वो खुला रहेगा। अगला कॉल पापर की भांति क्रॉसमैन, ये स्कॉलर्स के नाम है। कॉल पापर की भांति क्रॉसमैन और आइजिया बर्लिन, और हन्ना आरेंट कॉल पापर की भांति क्रॉसमैन, आइजिया बर्लिन और हन्ना आरेंट ने भी प्लेटो की आलोचना की। हन्ना की बात क्रॉसमैन, आइजिया बर्लिन और हन्ना आरेंट, इनका नाम तो लिखा भी हुआ सिलेबस में, लास्ट में पढ़ना भी है। इवन जस्ट लाइक प्लेटो, जस्ट लाइक कॉल पापर, क्रॉसमैन, आइजिया बर्लिन and Hannah Arendt also criticized Plato. और याद रखिए प्लेटो की आलोचना, ये सब उदारवादी हैं, किस आधार पर आलोचना करेंगे? ये बात तो कही है, ये सब आलोचना करते हैं। अब लेकिन सवाल ये है, प्लेटो को इतने लोग आलोचना कर रहे हैं कि वो आजादी का दुश्मन था, संविधानवाद का विरोधी था, और आदर्श कल्पना करते करते समाज का बेड़ा गर्क कर दिया, यूटोपिया लाते लाते। इतने महान विचारक को इतना निर्ममता से दोस्तों क्रिटिसाइज कर देना ठीक है? जो सोचिए जीवन भर अविवाहित रह गया, उसको इस बात का ध्यान रखें। अपने लिए कुछ किया नहीं, बड़ी बड़ी समस्याएं देखी, और हमें इतना बड़ा विचार देकर गया। सीधी सी बात है, जब किसी एग्जाम में आपसे क्रिटिकल एग्जाम में पूछा जाता है, उसका यह मतलब नहीं है कि आप उसकी केवल आलोचना करेंगे। क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब है केवल किसी चीज का नेगेटिव पार्ट होता था उसको पढ़ते क्यों? सिलेबस में कोई चीज शामिल किया गया है, इसका मतलब इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन समथिंग एल्स। लेकिन फिर क्रिटिसिज्म पूछा क्यों जाता है? जिससे ये पता चले कि आपकी कैपेसिटी क्रिटिकल है या इमोशनल है। जीवन में किसी भी चीज को देखने का तरीका इमोशनल नहीं होना चाहिए। आपकी जॉब ही ऐसी है। वही सिविल सर्विसेज ग्रुप में बहुत रेशनल व्यक्ति चाहिए।
इसीलिए जरा देखें उसको डिफेंस कैसे किया सकता है। इतना बेकार रहा होता कैसी बात होती। इस अगला उसके बचाव करने वाले कौन है? अगला जो लोग उसे मुक्त समाज का शत्रु नहीं मानते, कहते नहीं ये बात ठीक नहीं है। तो अगला LEVINSON, लेविंसन। लेविंसन प्लेटो की इन आलोचनाओं से सहमत नहीं है। लेविंसन इज नॉट एग्री with the above mentioned criticism of Plato. लेविंसन प्लेटो की इन आलोचनाओं से सहमत नहीं है। और उनका मानना है कि प्लेटो के विचार को उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। Levinson said that Platonic ideas and concepts should be analyzed in the context in which Plato wrote. प्लेटो के विचारों को उस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है जिसमें उसने लिखा। द कॉन्टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट इन विच प्लेटो रोट। अब देखिए, अब बड़ी सिंपल सी बात है, प्लेटो को 2500 साल पहले लिख रहा है और कॉल पापर ये सारे लोग हैं 20वीं शताब्दी के। प्लेटो के 2000 साल पैदा हुए। यानी प्लेटो का एक क्रिटिसिज्म ठीक ऐसा है जैसे मैं कहूं कि मेरे दद्दू बहुत ही पिछड़े व्यक्ति थे, उन्होंने कभी अपनी सेल्फी नहीं ली। तो मेरे दद्दू के समय मोबाइल था क्या? नहीं था। बात ऐसी है दोस्तों। अरे प्लेटो का समय था, कॉल पापर जब लिख रहे हैं तब डेमोक्रेसी उदारवादी है, संविधान का विचार आ गया और सारी बातें प्रभाव में आ गई। प्लेटो के समय ऐसा कुछ भी नहीं था, छोटा समाज था, सिंपल सोसाइटी थी। तो बिना कॉन्टेक्स्ट को आप, इसलिए अब देखिए आजकल एक फैशन है, जो भी 4000-5000 साल पहले लिखे गए लोग उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट समझे किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया वो। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। लेविंसन ने कहा नहीं, इट्स नॉट फेयर। और अगला व्हाइट हेड ने तो इतना कहा, व्हाइट हेड ने तो यहां तक कहा, even he went to extent of saying that, उसने तो इतना तक कहा कि पूरा पश्चिमी चिंतन, समूचा पश्चिमी चिंतन प्लेटो के विचारों पर लिखी गई एक टिप्पणी है। समूचा पश्चिमी चिंतन प्लेटो के विचारों पर लिखी गई टिप्पणी है। इंटायर वेस्टर्न थॉट इज अ फुटनोट ऑन द आइडियाज ऑफ प्लेटो। कितनी बड़ी बात है, इंटायर वेस्टर्न थॉट इज अ फुटनोट ऑन द आइडिया प्लेटो। और लास्ट में गिलबर्ट राइल ने भी प्लेटो का बचाव किया है। गिलबर्ट राइल ऑल्सो डिफेंडर प्लेटो। बाकी कल तो अब अरिस्टोटल, कल जितने आप क्वेश्चन है कल आपको बता देंगे। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा, एक बार खुद आप अटेम्प्ट करके आइए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद आपसे न हो तब पूछिए। लेकिन तुरंत क्वेश्चन निकाला तुरंत पूछ लिया तो उसका फायदा फिर आपको नहीं होगा।
एक बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, तो लिखिए, फिर उसको लिखिए। और जब अरिस्टोटल पढ़ेंगे तो आधी बातें प्लेटो के फिर रिपीट होंगे, तो ये फायदा होता है, वो रिपीट होकर चलेगा।